हो गया। ईथर किसे कहते हैं? एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखो ईथर किसे कहते हैं? ईथर कहते हैं ROR। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो आप उसको ईथर कहोगे, ROR। ठीक है। ईथर भी दो टाइप के होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर। ईथर का वर्गीकरण अगर करें, ये 11th क्लास में भी मैंने करवाया होगा पक्का। ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आर का क्या मतलब होता है? एल्कील। एग्जाम्पल आर का CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी। तो ईथर का वर्गीकरण करेंगे तो दो टाइप में बटेगा, सममित ईथर और दूसरा क्या है? असममित ईथर। सममित ईथर, असममित ईथर, आप एग्जांपल से ही समझ जाओगे सममित क्या है असममित क्या है। जैसे कि ROR है ना, R के एग्जांपल आप क्या रख सकते हो? CH3 या फिर C2H5 या फिर बस एक कार्बन बढ़ा दो, इधर से दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, C4H9 कर दोगे आप। तो सममित क्या होगा? देखो ये ईथर है तो R की जगह रखो CH3O और इधर भी रखो CH3। ये जो है सममित ईथर का एग्जांपल है। सममित क्यों कहा इसको? सिमेट्री, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, नॉन सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल ईथर। सममित का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है तो वो सममित होगा, और सेम नहीं है तो सेम है, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, इधर कितना है इधर भी, तो ये कौन सा ईथर है? सममित। एक और एग्जांपल लिख सकते हो C2H5O CH3, ये सममित है असममित है? क्यों है असममित? एक साइड दो है, उस साइड एक है। और मैं अगर इस CH3 की जगह C2H5 कर दूं तो ये सममित ईथर के अंतर्गत आ गया। तो क्लासिफाई देखो कितना आसान है पहचानना, सममित ईथर और असममित ईथर। ठीक है, अगर ये एक तरफ C2H5 एक तरफ CH3 कर दिया तो ऊपर वाला सममित है और नीचे वाला क्या है? असममित। इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यदि ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बनों की संख्या समान है तो वो सममित ईथर होगा, और यदि कार्बनों की संख्या समान नहीं है तो वो असममित ईथर होगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, देखो इसको एक ही बार में हम सारा देख लेते हैं। वर्गीकरण हो गया, बस 10 मिनट रुक जाओ। क्या है ये? बनाने की विधि। लिखना मत, बस देखते रहो। बनाने की विधि में हम सिर्फ एक ही मेथड लिख रहे हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं? अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा, ठीक है, अल्कोहल द्वारा बनाने की विधि। अल्कोहल को किस चीज से दिखाते हैं? OH, सिर्फ OH तो फिनॉल में भी होता है, ROH। आप क्या करोगे? ROH की अभिक्रिया किससे करवाओगे? ROH से ही करवाओगे। ठीक है, या फिर आपको इसको थोड़ा पलट के लिखना है तो HOR लिख सकते हो। बनाना क्या है हमें? ROR बनाना है, तो बन सकता है ROR। तो RO बचा क्या? ROR, ये RO ये R, बचा क्या? HOH। देखो सिंपल मेथड बन गया। ठीक है, और हाँ विलियमसन सब्स्टिट्यूशन भी बनाने में आएगा क्योंकि लास्ट में आंसर ROR आता है ना। हाँ ये बनाने में ही आएगा। मीन इसका रिएक्शन कौन सा है बनाने की विधि में? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया मेन इसका रिएक्शन है बनाने का। याद होगा अभी तक ये एल्किल हैलाइड का रासायनिक अभिक्रिया है।
क्या करते थे हम, RH की अभिक्रिया किसके साथ, रोना के साथ। रोना मतलब सोडियम एल्कोक्सिसाइड, ये सोडियम, ये ऑक्सीजन और ये एल्कीन, तो एल्कीन ऑक्सीजन को एल्कोक्सिसाइड का, सोडियम एल्कोक्साइड या एल्कोक्सिसाइड की अभिक्रिया एल्कीलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में करवाते हैं हम, सिंपल हीट की उपस्थिति में। और कोई उत्प्रेरक रहता है इसमें, क्या निकलता है, बनाना क्या है हमें, ईथर बनाना, तो ईथर निकाल लिया, ROR, बचा क्या Na, और तो ये हो गया प्लस NaX। ये क्या है, आपकी ईथर बनाने की विधि है। यदि सम्मित ईथर पूछे, अब देखना यहां से ईथर बनाने में, ईथर के टॉपिक में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ईथर बनाने की विधि, और विधि भी एक ही विधि आपको मेन याद रखना है, विलियमसन संश्लेषण। अब इसी एक क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर को एक्सपेरिमेंट करना होता है। कई बार एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि वो जानबूझ का पूछता है कि सममित ईथर बनाने की विधि लिखिए आप, सममित ईथर। कई बार पूछता है कि असममित बनाने की विधि लिखे। तो अगर वो सममित पूछेगा तो सममित में क्या होता है, ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, और असममित में क्या होती है, असमान होती है। अभी के केस में यदि आपने दोनों R लिए हैं सिंपल, तो आपका जो ईथर बना ये सम्मित है, मतलब ये R CH3 है तो ये वाला R भी क्या होगा, CH3। और अगर असममित ईथर बनाना हो तो असममित के केस में एक आप R लो और दूसरे को क्या कर दो, R डैश शो करता है कि अगर ये CH3 है तो दूसरा वाला तो CH3 नहीं हो सकता, दूसरा वाला कुछ और होगा। तो R के जगह CH3O और सपोज R डैश या R डैश यहाँ, तो इसका मतलब है इस बार दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो असममित ईथर पूछे तो ये करोगे, सममित पूछे तो आप सिंपल करोगे ऐसे। तो ज्यादा क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है। एग्जाम्पल, R की जगह क्या रख सकते हैं, CH3, X की जगह, फिर R की जगह CH3। यदि हम सममित बना रहे हैं, क्या है, ROR, तो R की जगह CH3 है और ये वाले R की जगह पे CH3, तो क्या हो जाएगा, CH3O, और Na और X की जगह क्या रखा है हमने, Cl। ये कैसा ईथर है, ये कैसे ईथर का एग्जाम्पल है, यह है सममित ईथर बनाने की विधि। ये एग्जाम्पल है सममित ईथर बनाने की विधि। और अगर जानबूझ का पूछा असममित ईथर, तो असममित ईथर में आपको क्या करना है, असममित ईथर के केस में बस कुछ नहीं करना है, आपको दोनों R अलग अलग ले लेने हैं। जैसे ये R CH3 लिया हुआ है Cl, तो ये वाला R क्या ले लोगे, C2H5 ले लोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है बुक में आपके आते हुए। क्या होगा, ROR, तो एक R तो CH3 है, दूसरा R क्या है, C2H5, तो CH3O C2H5, और ये तो एज इट इज NaCl। तो एकमात्र इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरी चैप्टर का है, पूरे ईथर वाले टॉपिक का है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ईथर पानी में विलय नहीं होता है। अगर आपको शुद्ध ईथर अपना चेक करना है कि आपका परफ्यूम क्या है, क्या कहते हैं, प्योर है, तो उसको पानी में डाल के चेक कर लेना। पानी में अगर घुल रहा है तो प्योर परफ्यूम नहीं है, आपके परफ्यूम में नमक है, परफ्यूम में पानी है, ठीक है। और अगर नहीं घुल रहा है तो मतलब आपका जो परफ्यूम है वो एकदम प्योर परफ्यूम है। देख लेना फॉग वाले रियल दे रहे हैं या फिर गैस दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐड सुना है ना फॉग में कि आपके परफ्यूम में गैस है, ठीक है। बहुत से परफ्यूम में ईथर नाम के सिर्फ गैस भरा हुआ रहता है उसको कंप्रेस करने के लिए, उसमें ईथर जो लिक्विड होता है वो गैस के साथ साथ निकल आता है बाहर। उपयोग मेन है ईथर का। कभी भी कुछ पूछेगा इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। 90% चांसेस है ये पूछने का, 5% चांस है कि ईथर के प्रकार पूछ दे, और अगला 5% चांस है आपके पास ईथर का उपयोग पूछे। किसका उपयोग पढ़ रहे हैं हम, ईथर का। ईथर का उपयोग नॉर्मली हम तो जानते हैं किसमें होता है, सुगंधित पदार्थों को बनाने में, इत्र बनाने में, अगरबत्ती वगैरह बनाने में, कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें हैं उसको बनाने में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी ईथर के और भी उपयोग हैं। पहला उपयोग ईथर का क्या लिखा है, निश्चेतक के रूप में। आजकल निश्चेतक मतलब क्लोरोफॉर्म में कुछ पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म का उपयोग, उसमें भी ये वर्ड आया था निश्चेतक के रूप में।
निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करना, बेहोशी के लिए। क्लोरोफॉर्म को बैन क्यों किया गया, लेकिन क्यों अब ऑपरेशन में क्लोरोफॉर्म यूज नहीं होता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म देर तक अगर रख दिया गया तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, फॉस्फीन नामक जहरीला गैस। और क्लोरोफॉर्म हमारे लिए वो नहीं है, सेफ नहीं है, ठीक है। मात्रा अगर ज्यादा सुंघा दो तो गए काम से, फॉस्फीन बना लेगा तब तो डायरेक्टली गए। ये भी निश्चेतक के रूप में होता है, और इसमें जो निश्चेतक बनता है उसको कहते हैं एनेस्थीजिया, और ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशन करते हैं किसी भी जगह पे एनेस्थीजिया का इंजेक्शन लगा देंगे, वो हिस्सा सुन हो जाएगा पूरा, ठीक है। स्पेशली पेट में कहीं ऑपरेशन करना, इतनी बड़ी बॉडी है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं जैसे न्यूरो सर्जन कहते हैं या एनेस्थीजिया एक्सपर्ट होते हैं, उनका काम सिर्फ एक चीज होता है कि ऑपरेशन से पहले मरीज के स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है, ये नहीं कि पेट में है तो पेट में लगा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से सब कुछ होता है। रीढ़ की हड्डी के वो नब्स पूरी, उन्होंने 5 साल के एमबीबीएस में यही पढ़ा होता है कि कौन सी रीढ़ की हड्डी के नब्स में कहाँ पे लगाएंगे कि कौन सा हिस्सा सुन होगा। बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो, हैं? हाथ पे भी लगाते हैं, सुनो बता रहा हूँ, हाथ पे ही नहीं मसूड़े पे भी लगता है एनेस्थीजिया, छोटा वाला। तो अगर पेट की ऑपरेशन वगैरह करना है तो एनेस्थीजिया आपके स्पाइनल कॉर्ड में लगा दिया जाएगा, ठीक है। और जो एनेस्थीजिया होता है एक्चुअल में इस चीज का ही बना होता है, वही निश्चेतक के रूप में कह रहे हैं हम, ईथर का उपयोग। एनेस्थीजिया है उसमें ईथर भी मिला हुआ रहता है, ठीक है, तो निश्चेतक के रूप में। बाकी इसके अलावा जो एनेस्थीजिया है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, शरीर के अदर पार्ट्स में भी। सपोज ऑपरेशन, आपका हाथ वगैरह जल गया है या किसी तरह से ये सड़ने लग रहा है, किसी भी तरह से इसमें पल्स भर गया है, तो उस पल्स को बाहर निकालना होगा चीरा लगा करके, तो उसके उधर आपको एनेस्थीजिया लगाना होगा। सबसे ज्यादा एनेस्थीजिया यूज होता है डेली लाइफ में, वो करते हैं डॉक्टर, डेंटिस्ट जो होते हैं। दांत निकालना होता है, ऐसे तो नहीं खींच के निकाल देंगे, सबसे पहले छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थीजिया का आपके मसूड़े में, आपको एनेस्थीजिया वहां लगाएंगे और सुन हो जाएगा। जब तक वो सुन रहेगा तब तक दर्द नहीं होगा, लेकिन जब भी 7 घंटे बाद उसका असर गया तब फिर तुम गए, फिर पेन किलर की इंजेक्शन लगाना पड़ जाएगा। कुछ समय बाद अगर झेल लिया तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में भी आपने जब तक एनेस्थीसिया का असर, तब तक 10-12 घंटे बाद जब वो असर खत्म होना स्टार्ट होता है तब वो पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है, तब पेन किलर अलग से लगाना पड़ता है। तो निश्चेतक का मतलब क्या होता है? निश्चेतक के रूप में, और निश्चेतक के रूप में एक चीज याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरोफॉर्म की तुलना में जो ईथर होता है वो ज्यादा सेफ होता है। क्लोरोफॉर्म सेफ क्यों नहीं होता, हमने पूरा पढ़ा है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, सारा रीजन हमने देखा है, फॉस्फीन वगैरह। तो क्लोरोफॉर्म की तुलना में क्या ज्यादा सेफ होता है? ईथर सेफ होता है। और ईथर निश्चेतक के रूप में क्या बोलते हैं उसको? एनेस्थीजिया कहते हैं। एनेस्थीजिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एनेस्थेटिक पदार्थ बनाने में, एनेस्थेटिक या इंजेक्शन को एनेस्थीजिया कहते हैं। ये होगा एनेस्थेटिक के रूप में जो इंजेक्शन बनती है। सेकंड देखो, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का मतलब, ये प्रशीतक वाला हमने कहां पढ़ा था वर्ड? क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद है? CCl2F2 याद है? मैथेन की अभिक्रिया HF के साथ SbF3 की उपस्थिति में कराने पर CCl2F2 प्राप्त होता है। तो ये आपका प्रशीतक के रूप में यूज हुआ था वहां पे भी, यहाँ पे भी ये ठंडक के लिए यूज होगा। फ्रीऑन का यूज तो डायरेक्ट एसी और फ्रिज में किया जाता है। इसका यूज पता कैसे करते हैं? जो अभी आप ड्राई आइस वगैरह पूछ रहे थे ना, आप ड्राई आइस के साथ ईथर को मिला दो। ये जो ईथर है इसको ड्राई आइस के साथ अगर मिला दें, ड्राई आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली गैस के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके, यदि टेम्परेचर घटा करके कंप्रेस करके यदि आप ठोस के क्यूब में बदल सकते हो, तब वही आपका ड्राई आइस कहलाता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है। तो शुष्क बर्फ को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ और ईथर को मिला दिया जाए अगर साथ में, जो टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है गैस का, वो लगभग -110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। -110 डिग्री सेल्सियस अल्टीमेट लो टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो चीजें जमना स्टार्ट हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस में तो ठीक ठाक पानी जम जाएगा। -10 पे, -15 तक आते, -10 तक आते आते ना, अगर आप पानी को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आते तक वो बर्फ जैसे गिरेगा। सियाचिन में गिरता है -22, -23 पे, या -110 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे इंसान, ऐसे रूम में इंसान ना
30 सेकंड भी नहीं रह सकता है। 30 सेकंड के लिए भी इंसान सपोज इतने टेम्परेचर के रूम में घुसेगा तो घुस करके वापस बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी शरीर क्या हो जाएगी, जम जाएगी। बहुत लो टेम्परेचर है। इसीलिए पूछ रहे थे आपकी इसको छू क्यों नहीं सकते हैं। छू रहा है, छू सकते हो, लेकिन उसके बाद हाथ जमेगा तो हाथ चिपक जाएगा एक तरीके से टेम्परेचर के चक्कर में, नहीं निकाल पाओगे उसे। तो प्रशीतक के रूप में इसका यूज होता है किसके साथ, शुष्क बर्फ और ईथर को मिला दिया जाए तो टेम्परेचर कितना गिर जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस तक। कृत्रिम सुगंध मतलब जो मैंने बताया है आपका परफ्यूम, इत्र के रूप में, अगरबत्ती में उसका यूज होता है, अदर भी बहुत सी चीजों में। लास्ट स्टेप के बाद नेटेलाइट। नेटेलाइट के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा आज तक। एक होता है बैकेलाइट। बैकेलाइट प्लास्टिक है, फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो उसका बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण मतलब बार बार अभिक्रिया, बैकेलाइट प्लास्टिक यूज होता है। और बैकेलाइट आपका कहाँ यूज होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, कुकर के हैंडल वगैरह में, जो ब्लैक वाला हैंडल देखते हो आप किचन में। लेकिन ये बैकेलाइट नहीं है, ये क्या है, नेटेलाइट। नेटेलाइट अलग चीज है। नेटेलाइट आजकल मॉडर्न समय में इसका यूज हो रहा है और अब बहुत ज्यादा होगा आने वाले टाइम में। नेटेलाइट में क्या होता है, इसका यूज पेट्रोल की जगह किया जा रहा है। अब इस पेट्रोल को तैयार कैसे, पेट्रोल की कमी है बहुत, पेट्रोल लिमिटेड है, सिर्फ ये सऊदी वाली जो देश है उनके पास पेट्रोल है, गल्फ कंट्रीज कहते हैं जिसे। लेकिन पेट्रोल की जगह पे अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, अल्कोहल के साथ मिक्स किया जा रहा है ईथर, और एक परफेक्ट रेशियो तैयार किया जा रहा है। अल्कोहल और ईथर को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपका ईंधन के रूप में यूज हो रहा है, पेट्रोल की जगह पे यूज हो रहा है। और उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, नेटेलाइट। नेटेलाइट क्या है आपका, ईथर, ईथर प्लस अल्कोहल, ईथर प्लस अल्कोहल अगर आप जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा, नेटेलाइट बन जाएगा। और इसका यूज किस रूप में हो रहा है, पेट्रोल के स्थान पर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको डैश करके लिखा है, ये आपको जानना चाहिए। पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन आपका जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नेटेलाइट क्या है, अल्कोहल प्लस ईथर के रूप में इसका यूज, ईथर के साथ, और किस रूप में यूज होता है, पेट्रोल के रूप में। हाँ, ईंधन भी कह सकते हो, ईंधन भी कह सकते हो, या पेट्रोल के स्थान पर इसका यूज होता है। ओके। और प्रशीतक लिखा तो प्रशीतक में एक चीज लिख दो, मैंने क्या बताया, किस किस को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर 110 डिग्री चला जाएगा माइनस के। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, किसे कहते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ प्लस ईथर अगर मिक्स करते हो तो जो आपका टेम्परेचर है माइनस 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मतलब ये शो करने के लिए काफ़ी है, ऐसे तीर के निशान लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शो कर रहा है कि माइनस 110। अपने नॉलेज के लिए, अगर आपको अभी तक शुष्क ईथर के, शुष्क बर्फ के बारे में नहीं पता हो तो शुष्क बर्फ डैश करके लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस अवस्था, या सिंपल लिखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। CO2 नॉर्मल गैस रूप में होता है, लेकिन अगर आप उसको जमा पा रहे हो तो शुष्क बर्फ है, इसे अलग से नोट डाउन कर लेना। ये है आपका उपयोग, और ये आपका चैप्टर होता है खत्म। ओके, उपयोग उतार लो और कहीं पे इसको अलग से लिख दो, शुष्क बर्फ क्या है।